हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम लोग। बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग पेंसिल एंड टेक्स्ट बुक ओपन कर लें सो दैट कि आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको अंडरलाइन वगैरह करते रहें। कुछ ऐड करना हो तो उसको ऐड भी कर लें। दूसरी बात, ये जो टॉपिक है ये डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बात करें महाराष्ट्र सिटी की या फिर आईआईटी जी मेंस की मैं बात करूं या फिर एडवांस की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ना सिर्फ यहाँ के लिए बल्कि पूरी की पूरी फिज़िक्स के लिए। मैं आपको बता दूँ, पूरी की पूरी फिज़िक्स के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर चैप्टर में ये आएगा ही आएगा किसी न किसी रूप में। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला है, एज मैंशनड अर्लियर अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सही बात है, हमने पहले भी देखा था कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, फॉर कन्वीनियंस द बेसिक क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। सिंबल क्या यूज़ होगा, लेंथ के लिए हम लोग एल कैपिटल एल यूज़ करेंगे, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल के। इसको हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जहाँ लेंथ होगा मैं वहाँ कैपिटल एल लिखूँगा, जहाँ मास होगा वहाँ कैपिटल एम। इस तरीके से आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर टेम्परेचर के लिए कैपिटल के क्यों यूज़ किया। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन हुआ करता था ना, कैपिटल के, तो वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो। ये करंट के लिए हम आई यूज़ करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये पूरा का पूरा एक सिंबल ही मान लो इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने बोला है द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच। अच्छा, इस वाली लाइन में इन्होंने डायमेंशन क्या होता है इसके बारे में बताने की कोशिश किया है। तो क्या बोला है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू विड्थ। वो अलग बात है कि हम जानते हैं कि लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होते हैं स्क्वायर के केस में। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने एरिया को लिखने के लिए एक बार लेंथ यहाँ लिखा, मल्टीप्लिकेशन किया, ये भी तो लेंथ ही है भाई, ये है तो लेंथ ही ना, दोनों ही लेंथ है। तो अपन एक काम करते हैं, इस लेंथ की जगह पे मैं इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका सिंबल यूज़ करता हूँ, एल इंटू, इसकी जगह भी है तो सिंबल फॉर्म में अगर लिखूँगा तो एल ही लिखूँगा। और ये जो एल है, क्या लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? बिल्कुल सही बात है, लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वहाँ से हमने बोला कि इस टाइप से 2 टाइम ऑफ एल आ गया। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एल का स्क्वायर। या अगर मैं इसको थोड़ा और सही से लिखूँ तो मैं मतलब लिखने का तो यही तरीका है बेसिकली। अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो, इन्होंने क्या बोला है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल। यार लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका पावर कितना आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसका पावर कितना आया, पावर 2 आया है। इसका मतलब जो 2 है ना, ये जो 2 है, दिस इज डायमेंशन किसकी, ये है डायमेंशन ऑफ एरिया। तो मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2
इन लेंथ, ये होता है सही तरीका किसी की डायमेंशन को बताने का। ठीक है, अभी देखो अपन एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। देखिए ये तो हमने एरिया की बात की है, ठीक है। मान लो अगर मैं आपसे पूछता, जैसे उन्होंने बोला है वेलोसिटी, या हम स्पीड ले लेते हैं, स्पीड स्पीड नाइन्थ क्लास में आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर मैं डायमेंशन ऑफ स्पीड पता करना चाहता हूँ, मैं क्या पता करना चाहता हूँ, डायमेंशन ऑफ स्पीड। भाई यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एरिया कितना आया था, डायमेंशन ऑफ एरिया आया था 2 इन लेंथ। ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ स्पीड की डायमेंशन क्या आएगी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो पहले 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 देखते हैं कि स्पीड कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है। ऊपर है डिस्टेंस, नीचे है टाइम, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लेंथ के पावर 1 अपॉन टाइम को हम कैपिटल टी लिखते हैं, तो टाइम की पावर 1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेंथ की पावर 1 इंटू टाइम की पावर -1। स्पीड को ऐसे लिखा जा सकता है। एक्चुअली ये जो तरीका है ना, ये सही तरीका नहीं होता। सही तरीका थोड़ा सा जो जो हमें फॉलो करना चाहिए वो ये है, जब भी आपको डायमेंशन किसी का निकालना हो तो आप ऐसे लिखोगे, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। भाई जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये इतना सा, इस पूरे को हम एक बार में ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ स्पीड। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बना है ना, इसको हम पढ़ते हैं डायमेंशन, तो इसको इस पूरे को पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो ये बन जाएगा डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन नीचे क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ टाइम। ये जो डिस्टेंस की डायमेंशन है हमें पता है लेंथ होती है एल की पावर 1, तो ये बन जाएगा एल की पावर 1, नीचे क्या बन जाएगा टी की पावर 1, तो क्या बन जाएगा एल की पावर 1 टी की पावर -1। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में से क्लोज कर दिया, और यहाँ डायमेंशन ऑफ वी। ये होता है सही तरीका एक्सप्रेस करने का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को। तो हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं, कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ये है सही तरीका डायमेंशन बताने का। अच्छा, ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना, ये वाला, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, और उसमें डायमेंशन पूछे तो इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें इन्होंने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा है, तो उसका भी एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक जो हमने समझा है ना, ये जो इन्होंने डायमेंशन का वो बताया था डेफिनेशन, वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हेन यू रिप्रेजेंट एनी डिराइव्ड क्वांटिटी विद एप्रोप्रिएट पावर ऑफ सिंबल्स of the fundamental quantities, then such an expression is called dimensional formula। ये जो हमने लिखा है ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, दिस डायमेंशनल फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट।
डायमेंशनल फॉर्मूला को एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। एंड नो कॉमा इज रिटन इन बिटवीन एनी ऑफ द सिंबल, किसी भी सिंबल के बीच में कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी डिवाइड बाई डिस्टेंस। अब अगर मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, ऐसे लिखा जा सकता है। यार मुझे एक बात बताओ, हमको डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी पता है, पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी तो हमने पहले निकाल रखा है, वेलोसिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है भाई, एक बात बताओ, आप चाहो तो वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे क्या है डिस्टेंस। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस पूरे को कैसे लिखा जा सकता है, डायमेंशन ऑफ, पूरा कंप्लीट ही लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, और नीचे क्या है डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। इसे कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं है, तो क्या बन जाएगा डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। और टाइम के डायमेंशन को कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी, तो इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर -1। तो वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, टी की पावर -2। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टी की पावर -2 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि मास में कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ में कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन टाइम में -1 का, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। एक्चुअली हमारी हैबिट में होनी चाहिए कि MLT के फॉर्म में एक्सप्रेस करें किसी भी डायमेंशन को, भले ही M 0 हो तो ऊपर 0 लिख देना, L अगर कुछ नहीं है तो L को 0 लिख देना, T के पावर जो भी होगा उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी अगर मैं इस टेबल की बात करूँ, टेबल 1.3, इस टेबल में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके अलग अलग इन्होंने डायमेंशंस निकाल रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला लिख रखा है और डायमेंशन हम उसके पावर को देख के बता देंगे। तो एक काम करते हैं, अपन फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फोर्स ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि फोर्स F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्लास 9th। तो फोर्स को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसे लिखा जा सकता है। अब डायमेंशन ऑफ मास तो हमें पता है कैपिटल M, लेकिन डायमेंशन ऑफ ए क्या है ये हमको याद रखना होता है। एक्चुअली याद नहीं रखना होता है हमको, बाद में धीरे धीरे याद हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए हमें थोड़ा सा डिराइव करना है। तो काम करते हैं, पहले डायमेंशन ऑफ ए पता करते हैं। देखो एक्सेलरेशन जो होता है, अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन ए होता है डेल्टा V बाई डेल्टा टी, ठीक है। नहीं पता है तो आगे आने वाले चैप्टर में अच्छे से पता चल जाएगा। तो ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम। तो डायमेंशन ऑफ ए अगर मैं लिखूंगा तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या आता था L T-1, कहाँ देखो, ये ना L की पावर 1
टी की पावर -1, तेरा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और नीचे रहा डायमेंशन ऑफ टाइम। तो जो डायमेंशन ऑफ ए आई दैट इज L1 t -2। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या बनेगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स बनेगा, अच्छा डायमेंशन ऑफ मास मेरे को पता है कैपिटल M, तो M की पावर 1 ही है बेसिकली, इसका पावर तो एक ही है ना, तो M L की पावर 1 T की पावर -2। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ फोर्स निकल के आ गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक काम करते हैं, वर्क का भी डायमेंशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे देखो, क्योंकि W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन ऑफ फोर्स मुझे पता है, ऊपर ही लिख रखा है, ठीक है। तो M1 L1 t -2 और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट जो है ये लेंथ ही तो है, तो ये लेंथ ही तो आएगा, है ना, L की पावर 1। तो यहाँ से पता चलेगा M की पावर 1 L की पावर 2, एक L यहाँ पर है, एक L यहाँ पर है, ठीक है, और T की पावर -2, ये बनेगा डायमेंशन ऑफ वर्क। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला जा सकता है। तरीका क्या होगा, उसका फॉर्मूला लिखो, अगर फॉर्मूले में अलग अलग इनका पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इनका अलग से निकालो, इनका अलग से निकालो, पुट कर दो। और अगर मैं पूछूं कि वर्क की डायमेंशन क्या है तो आप बोलोगे 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। बट ये जो कंप्लीट लिखा हुआ है दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने लिख रखे हैं जो आपको जानना चाहिए, पर उसके पहले डायमेंशन वाले में ना मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जैसे जब मैंने आपसे बोला कि वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और डायमेंशन ऑफ स्पीड, क्या ये दोनों सेम ही आए थे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बोलोगे तो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, स्पीड बोलोगे तो भी डिस्टेंस, भाई इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है लेकिन होगा तो लेंथ ही ना ऊपर, और इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें भी लेंथ है, तो सेम आता है। इसी तरीके से देखो, दुनिया का कोई सा भी स्पीड हो, दुनिया का कोई सा भी स्पीड हो, वेलोसिटी हो, उन सब का डायमेंशन L की पावर 1 T की पावर -1 यही होगा, ठीक है। चाहे वो किलोमीटर पर आवर में हो, चाहे वो मीटर पर सेकेंड में हो, चाहे जिस भी यूनिट में हो, लेकिन डायमेंशन उसका L1 T की पावर -1 ही बनेगा। हालांकि कई जगह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आप इसमें देखोगे वर्क और काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देखो, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, वर्क की डायमेंशन देखो और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन देखो, क्या ये दोनों सेम ही नज़र आ रहे हैं? ये दोनों सेम ही नज़र आ रहे हैं क्या? बिल्कुल। जूम करता हूँ, M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2, M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2,
इन दोनों के डायमेंशन सेम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो? बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो, जब भी, जैसे मैं स्ट्रेस देखिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, ये एनर्जी किसी की भी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, चाहे हीट एनर्जी हो, हीट एनर्जी, इन सभी का अगर एनर्जी है तो उन सब का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन सेम होना चाहिए फॉर ऑल एनर्जीज। अब वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, जो भी अगर एनर्जी हुई तो उसकी डायमेंशन सेम होगी। और वो किसके बराबर होगी? ये हमने निकाल रखा है, m1L2T-2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला है? यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये पढ़ने के पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लें। देखो, पहला पॉइंट ये है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डन ओनली इफ देयर डायमेंशंस आर सेम। दूसरा पॉइंट क्या है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तीसरा, अगर x बराबर y है देन मस्ट x और y मस्ट हैव सेम डायमेंशन। ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि 2 पेन प्लस 3 पेन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5 पेन। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता 2 पेन प्लस 3 कॉपीज, ये कितना होगा, ये क्वेश्चन मीनिंगलेस है फिजिक्स में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन दो क्वांटिटीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ वो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सेम डायमेंशन की। इसका मतलब ये है कि लेंथ, मैं भी लिख देता हूँ, लेंथ कैन बी एडेड टू लेंथ ओनली। जैसे 2 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2 मीटर प्लस 5 kg, ये क्वेश्चन मीनिंगलेस है, ये हम कर ही नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 5 मीटर माइनस 2 kg कितना होगा, ये नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तभी कर सकते हैं जब फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम हो। लेंथ को लेंथ से जोड़ेंगे, मास को मास से जोड़ेंगे, डायमेंशन सेम, वेलोसिटी को वेलोसिटी में जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2 मीटर इंटू 5 kg, ये एक तीसरी क्वांटिटी बन सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा। ठीक है, ऐसे ही 2 मीटर डिवाइड बाई 5 kg, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? दिस, हाँ ठीक है, अगर x बराबर y है तो x और y के डायमेंशन सेम होने चाहिए। भाई जैसी बात है, सोचिए, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार लॉजिकली सोचो ना, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम डायमेंशंस के होने चाहिए। दो क्वांटिटी इक्वल कैसे हो सकती हैं? जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। ठीक है, अगर इतनी बातें हम समझ लिए हैं तो अब हम
यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है, पहला यूज ये है टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग क्या है देखो, इन एनी इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, if the dimensions of all the term on both the sides are the same, then that equation is said to be dimensionally correct. This is called the principle of homogeneity. Actually, principle of homogeneity क्या कहती है कि अगर if dimensions of all the terms on both side are the same, उसको हम डायमेंशनली करेक्ट कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ये एक फॉर्मूला है जो आप लोग याद किए थे 10th स्टैंडर्ड में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, अगर इसकी डायमेंशन ऑल ऑन द बोथ साइड आर सेम इन दैट इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। हाँ, अगर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन तीनों सेम हो तब मैं बोलूँगा कि ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे कैसे मैं बोल सकता हूँ डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि भाई देखो ये एडिशन हुआ है, u को 80 में जोड़ा गया है ना, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब इसका डायमेंशन सेम होगा। और दूसरी बात, इस पूरे का डायमेंशन इस पूरे के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है, जो हमने ऊपर अभी देखा है। तो आगे इन्होंने क्या बोला कि चेक करके देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। देखो हमें पता है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, l की पावर 1 t की पावर -1 डिराइव किया था। ये वेलोसिटी है फाइनल वाली, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी भी डायमेंशन l की पावर 1 t की पावर -1। ऐसे अगर मैं बात करूँ ए टी की डायमेंशन, एक बार चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन ऑफ टी, और डायमेंशन ऑफ ए हमने डिराइव किया था अभी एल टी -2। किधर गया हाँ ये देखो है ना, एल की पावर 1 टी की पावर -2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू L1 t -2, और यहाँ एक t है। देखो यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर -2 है, तो कितना बन जाएगा, l की पावर 1 तो ऐसे रहेगा, यहाँ t की पावर -1। यार ये जो डायमेंशन आई है और ये जो डायमेंशन आई है, क्या तीनों ही सेम है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि ये जो अपना इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो इन्होंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to dimension of right hand side. As the dimension of left hand side and RHS are the same, the given equation is dimensionally correct. मेरा क्वेश्चन है, इज इट फिजिकली करेक्ट? क्या ये फिजिकली करेक्ट है? ये चेक कर सकते हैं क्या? आप सोचना इसके बारे में। अगला इसका देखते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी कि यूजेस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस के। दूसरा यूज़ क्या है, टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोला, टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल क्या है, द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन एल टी एंड जी। मैं आपको बताता हूँ,
डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम लोग वी कैन डिराइव फॉर्मूला ऑफ सम क्वांटिटी। एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है। अब आपके समझ में ये वाली बात नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है कि ये सिंपल पेंडुलम है, क्योंकि अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है। सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है कि ये इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो जब पेंडुलम इस पोजीशन से शुरू करके यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहीं आ जाए, तो इस पूरे टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो अच्छा, इसका जो लेंथ दैट इज एल, और इस वाली जगह पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज जी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो टाइम होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। तो हमसे पूछा गया कि टी, एल और जी में क्या रिलेशन होगा, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। तो देखिए, तरीका हर बार यही होगा। देखो, बोलेंगे मान लेते हैं कि टी प्रोपोर्शनल है एल के पावर ए पर, और मान लेते हैं कि टी प्रोपोर्शनल है जी के पावर बी पर। ऐसे मान लिया, आप चाहो तो इसको अल्फा बीटा मान लो, एक्स वाई मान लो, जो भी मानना मान लो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए जी की पावर बी। हम जानते हैं कि जब भी किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो टी इज इक्वल टू के एल की पावर ए जी की पावर बी। यार देखो, ये जो के है दिस इज डायमेंशनलेस, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। के जो के हमने लिया है, इसकी अपनी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अब यार सोच के देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। भाई, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ये होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डायमेंशन ऑफ टाइम। राइट हैंड साइड क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ एल की पावर ए, डायमेंशन ऑफ जी के पावर बी। अब देखो, किसी भी कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो कुछ भी नहीं होता, वहाँ 1 के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ टाइम तो क्या होता है, टी की पावर 1। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। ये तो 1 बन गया। लेंथ का मतलब लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल, एल की पावर ए। ये है जी, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, मैंने कुछ ही टाइम पहले समझाया था कि एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन होता है वो कोई सा भी एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन सेम होने वाला है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता था, एल टी माइनस 2, इसके पावर लगाना है बी। तो क्या बनेगा, देखो m0 l0 टी की पावर 1 इज इक्वल टू, देखो इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एल की पावर ए इस वाले से और इस वाले से क्या बनेगा, एल की पावर बी और टी की पावर माइनस 2b। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो m0 l0 टी की पावर 1, ये बनेगा m पावर 0 लिख देते हैं, एल की पावर a प्लस बी और टी की पावर माइनस 2b। यार मुझे एक बात बताओ, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी की अगर बराबर है तो इनके पावर भी तो आपस में सेम होंगे। तो कंपेयरिंग पावर्स, ये बोला ना,
कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ द बोथ साइड। एक्चुअली अगर इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों तरफ के डायमेंशन अगर सेम है तो इनके पावर सेम होंगे, इनके भी पावर सेम होंगे और इनके पावर सेम होंगे। तो मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग डायमेंशंस। तो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, एल के पावर 0 यहाँ, तो मैं लिख सकता हूँ 0 बराबर ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। और टी के पावर को कंपेयर करो तो क्या बनेगा, 1 के पावर 1 इज इक्वल टू माइनस 2b। तो इस वाले इक्वेशन से मुझे पता चल जाएगा कि b की वैल्यू आई है -1/2। इस b को उठा के यहाँ पे रख दो तो क्या बनेगा, देखो 0 इज इक्वल टू ए प्लस -1/2। तो a की वैल्यू क्या आई 1/2। इसका मतलब क्या है कि हमने a और b के b की वैल्यूज पता कर लिया। तो हमने यहाँ पे माना था ना t प्रोपोर्शनल टू दिस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि t बराबर आया के l के पावर a था, तो l के पावर 1/2 और b की पावर g की पावर -1/2। इसको थोड़ा सा और ढंग से अगर लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि √L डिवाइड बाई √G। तो यहाँ से क्या है, t इज इक्वल टू के √L/G। तो आप देख सकते हैं कि हमने t इज इक्वल टू के टाइम्स √L/G ये फॉर्मूला निकाल लिया। यही फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। हालांकि ये जो के है, ये के हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, के इज एक्सपेरिमेंटली नोन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है इन्होंने, के इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अब फॉर्मूला ऐसे निकल के आ जाता है। थर्ड यूज़ क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, इसको देख लेते हैं। To find the conversion factor between the unit of the same physical quantity in two different system of units। इसको समझते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ये बात कैसे पता आपको? अच्छा, ये जो 100 आया है ना, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। मतलब 1 मीटर से अगर आपको सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 मीटर में 2 × 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो 100 है दैट इज कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम मीटर टू, अगर सेंटीमीटर में जाना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो सिंपल था, हम लोग याद कर लिए थे, लेकिन हर बार कन्वर्जन फैक्टर हमें पता हो ये ज़रूरी नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन फैक्टर। तो उन्होंने क्या बोला, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोला, लेट अस यूज द डायमेंशनल एनालिसिस टू डिटरमाइन द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल SI यूनिट में एंड अर्ग CGS यूनिट में। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि आपको क्या करना है, आपको बताना है कि 1 जूल में हाउ मच अर्ग। अब आप पूछोगे सर अर्ग क्या है? एक्चुअली अर्ग यूनिट है, यूनिट ऑफ वर्क इन CGS। जैसे मैं पूछता हूँ कि वर्क का यूनिट क्या है, तो आप बताते हो सर जूल। ये जो जूल है ये SI सिस्टम में होता है, ठीक है। और जो अर्ग है दैट इज CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट। तो किसी ने पूछा कि 1 जूल में हाउ मच अर्ग,
इस क्वेश्चन का जवाब हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, तरीका क्या होगा, लेट 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान रहे इसको यूज़ करने के लिए आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, और मैंने आपको बताया था इस सिस्टम में रहो या इस सिस्टम में रहो, मतलब सिस्टम तो सेम ही है ना, सॉरी, डायमेंशन चेंज नहीं होता है सिस्टम चेंज होने से। मैं लिख देता हूँ, बाय चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स डायमेंशन डज नॉट चेंज। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि अगर बोलो 1 मीटर में डायमेंशन क्या है लेंथ की, l⁻⁴, 1 सेंटीमीटर में डायमेंशन ऑफ द लेंथ क्या है, वो भी l⁻⁴ ही है, ठीक है। तो देखो अगर ये वाली बात हमने लिख दिया तो हम बोलेंगे कि 1 जूल हमने क्या लिखा, 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग। मान लेते हैं जूल एक सिस्टम है, अर्ग दूसरा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो भाई एक बात बताओ, जूल का मतलब क्या होता है, जूल का डायमेंशन, यहाँ पे क्या बोला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द वर्क इज, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी क्या होता था, m/L2T-2। मैंने बोला आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो सोच के देखो, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × m1⁴ L1⁴ T1⁻² इज इक्वल टू x × m2⁴ L2⁴ T2⁻², ठीक है। ये बेसिकली हमने क्या लिखा है कि पहले सिस्टम में डायमेंशन लिखा है और ये दूसरे सिस्टम में डायमेंशन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, क्या x की वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, इसको ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट। अगर मैं, ठीक है, लिख ही देता हूँ एक बार, m1⁴ L1⁴ T1⁻² डिवाइड बाई m2⁴ L2⁴ T2⁻², ठीक है। इसको अगर एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, m1/m2⁴ L1/L2⁴ T1/T2⁻²। अब यार हमें पता है कि जो सिस्टम 1 है, सिस्टम 1 SI वाला था भाई, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जूल लिया था ना, SI सिस्टम था, ये CGS सिस्टम था, ठीक है। तो इसका मतलब सिस्टम 1 SI है और सिस्टम 2 क्या है, CGS। तो सोच के देखो, m1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू, m1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, मीटर, और m2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, ये क्या था, मास इन सिस्टम 1, ये है मास इन सिस्टम 2, यह लेंथ इन सिस्टम 1, यह लेंथ इन सिस्टम 2, यह टाइम इन सिस्टम 1, यह टाइम इन सिस्टम 2। इन्होंने बोला ना कि SI से CGS में जाना है, तो भाई मास इन सिस्टम 1 का मतलब kg,
मास इन सिस्टम 2 का मतलब ग्राम के पावर 1, लेंथ इन सिस्टम 1 का मतलब मीटर, सिस्टम 2 में सेंटीमीटर, हालांकि पावर 2 है, ये पावर 2 भी है ना। उसके बाद टाइम पहले सिस्टम में भी सेकेंड है, दूसरे सिस्टम में भी सेकेंड है, पावर -2। अब हमें पता है कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम पावर 1। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर पावर 2। सेकेंड सेकेंड -2। अब ये ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेकेंड सेकेंड कट गया, तो क्या बना 1000 यहाँ से आ गया इंटू 100 इंटू 100 यहाँ से आ गया इंटू 1 आ गया, तो टोटल कितना बना 10⁻7। तो x की वैल्यू कितनी आई 10⁻7। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 जूल बराबर होगा, x की वैल्यू 10⁻7 आई है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग बात करें फोर्स की, तो SI में फोर्स होता है न्यूटन में, और CGS में फोर्स होता है, एक नया यूनिट है DY यानी डाइन। आपको बताना है कि 1 न्यूटन हाउ मच डाइन। ये होमवर्क है, ठीक है। सॉल्व अगर हो जाए तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कर रहे हो। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग एग्जाम्पल 1.4 से, ठीक है।